स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। अभी तक लास्ट टॉपिक हम लोगों ने अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स अ शेप यहाँ तक देखा था। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आया हमारे पास, देखते हैं द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब सर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या रहा ग्लोबलाइजेशन में या वर्ल्ड को ग्लोबल करने में, तो जरा समझना एक पिक्चर। देखो ये चीज़ तो अपन चलते रही, वापस स्टोरी पे चलते हैं हम लोग। क्या हुआ, अब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने गए, जैसे जैसे इनोवेशंस हो गया, कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलप हुई। जैसे यहाँ पर हमको बताया कुछ रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। जैसे रेलवेज के अंदर भी पहले स्टीम इंजन आए, वैसे ही क्या हुआ, जो स्टीम शिप्स आने लग गए। अब शिप्स के थ्रू भी जो हम लोग का पहले ट्रांसपोर्टेशन हमको सिर्फ शिप तक था, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, तो अब स्टीम शिप आने लगे। स्टीम शिप पहले का जहाज ज़्यादा सामान लेकर नहीं जा पाते थे, तो स्टीम शिप आने से फायदा क्या लगा कि अब ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ट्रेवल होने लगा, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ्स आने लगे, तो इससे बहुत सारी नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होने लगा। अब जब नए नए इन्वेंशंस होने लगे तो इससे क्या हुआ, अब और कनेक्टिविटी बढ़ गई, फास्टर कनेक्टिविटी बढ़ गई। फास्टर कनेक्टिविटी के साथ साथ इन्होंने कुछ चीज़ें ये भी बताई कि रेलवेज जो हैं वो धीरे 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 और फास्टर हमको ट्रांसपोर्टेशन करने लगे। उसके अंदर और जैसे बाद में पहले तो स्टीम इंजन आए थे, बाद में कोल जो हमारे इंजन थे वो कोल से लेकर इलेक्ट्रिक इंजन पे शिफ्ट होने लगे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ रहा था, वैसे वैसे क्या हो रहा था, हमारा ट्रांसपोर्टेशन और हमारी जो ट्रेड थी वो, और मतलब ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो हमारी ट्रेड थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसके साथ साथ पहले जब उन्होंने उस टाइम की बात करी तो उस टाइम पे ये जो पीछे की माल जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे जो बुलक कार्ट होती है या ये जो पीछे का जो पार्ट है, ये हल्के बनने लग गए, हल्के लाइटर वैगन्स। तो इसके थ्रू क्या फायदा मिला कि और जल्दी जब अगर हम लोग इसी के थ्रू रोडवेज पे जा रहे हैं, जानवरों का ही यूज कर रहे हैं, तो ये कार्ट्स हल्के होने के कारण इस पे हम ज्यादा सामान लेकर जा पा रहे थे, ठीक है। शिप्स धीरे धीरे और बड़ी साइज में बनने लगे, ठीक है। स्टीम शिप्स के साथ अब बड़े बड़े शिप्स आने लगे। तो बड़े शिप्स के साथ अब फायदा क्या मिल रहा है कि जो सामान अब मैं ज्यादा क्वांटिटी में ले जा पा रहा हूं, तो मुझे कॉस्ट जो होगी ट्रांसपोर्टेशन की वो कम हो जाएगी, और डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, फाइनल मार्केट तक, मतलब जहां से प्रोडक्शन हो रहा है वहां से डायरेक्टली एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने में मुझे क्या होगा, ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके साथ एक चीज ये समझना कि अभी हमको 1870s की बात करते हैं, 1870s तक होता क्या था कि डायरेक्टली जो एनिमल्स है, कैटल्स हैं, ठीक है, ये हम ट्रांसपोर्ट करते थे जहां आप जिस प्लेस से ले जाना है। तो ये क्या करते थे, ये जैसे उन्होंने बताया कि फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। अभी अमेरिका यूरोप की बात करते तो अमेरिका में यूरोप, अमेरिका से यूरोप डायरेक्टली क्या करते थे, इस तरीके से एनिमल्स ट्रांसपोर्ट होते थे, ठीक है। और एनिमल्स ट्रांसपोर्ट होते थे और फिर वहां जाकर, ठीक है, यूरोप के अंदर ये स्लॉटर होते थे, मतलब फिर यूरोप के अंदर इनसे आगे इनसे मीट एक्सट्रैक्ट किया जाता था। परंतु क्या होता था, जब लाइव एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती है। जैसे मैंने फोटो से दिखाना चाहा कि आपने वही चिकन को भेजा ऐसे और वहां पर पहुंचते पहुंचते ये साइज में पहुंच रहा है, ठीक है। मतलब साइज में चेंजेस। अब देखो उन्होंने क्या बताया, मतलब आपने एकदम मोटा ताजा हष्ट पुष्ट जानवर को भेजा और वहां तक जाते जाते ये किकड़ी हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ना, जब आपने ट्रांसपोर्ट करा तो वो ये वेस्टलेस हो जाएगा उन लोगों के लिए। ऐसे ही इनके साथ बहुत सारी बीमारियां भी इनके साथ एसोसिएट हो जाती थी। कुछ के साथ देखो, इसमें समझ लो आपने तो बिल्कुल इस चीज का प्राइस लगाया, ये चीज वहां पर पहुंची एकदम बेहतरीन चले, और वहां जब इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना रहता था, प्रॉपर फैसिलिटीज ना मिलने के कारण वो कुछ इस तरीके से, कुछ तो इवन इतने बुरी तरीके से मतलब उनकी डेथ हो जाती थी। पहली चीज तो डेथ, एक कॉमन चीज, डेथ होने के बाद बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो क्या होते थे कि वो खाने लायक नहीं ही बचते थे। मतलब अगर आप उनका मीट कंज्यूम करोगे तो हो सकता है उनमें बीमारियां आपको ऐसे लग जाए, ठीक है। लूज वेट वाला तो हम लोगों ने प्रॉब्लम देख ही लिया। और ये क्या करते, देखो ये कितनी सारी स्पेस कवर करके रख रहे हैं, तो ज्यादा स्पेस कवर करना और इनको फिर मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो इस कारण से क्या हुआ, ये चीज बेनिफिशियल नहीं दिखने लगी कि भाई हम जितना सोचते थे उससे ज्यादा महंगा पड़ रहा है वो चीज। फिर बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा, रेफ्रिजरेटेड शिप्स आने लगे। जब रेफ्रिजरेटेड शिप्स आने लगे तो उससे फायदा क्या मिल रहा था, हम डायरेक्टली जो मीट था, मतलब जो एनिमल है, पहले उसको आप अपनी कंट्री में ही उसको स्लॉटर करोगे, फिर बाद में यूरोप, मतलब अमेरिकन पहले ही हो जाता है फिर बाद में यूरोप जाता था। तो इससे फायदा क्या देख रहा था कि अब एक तो साइज जो था पहले लग रहा था, अब वो क्या हो गया, मिनिमाइज हो गई, ठीक है। जैसे ही साइज मिनिमाइज हुई तो अब ज्यादा आप क्वांटिटी के अंदर ले जा पा रहे हो। जब ज्यादा क्वांटिटी में ले जा पा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है अब ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो यही चीज उन्होंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर अब रेफ्रिजरेटेड शिफ्ट यूज होंगे। उन्होंने देखो कैसे बताया, नाउ एनिमल्स वर स्लॉटर्ड फॉर द फूड स्टार्टिंग पॉइंट इन द अमेरिका
और जहां पर भी स्टार्टिंग पॉइंट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहीं के स्टार्टिंग पॉइंट में ये इसको स्लाटर कर दिया जाता था और फिर बाद के अंदर उसको क्या किया जाता था, यूरोप के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जब ये यूरोप में उसको बाद में स्लॉटर करके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होता था, ना तो इसके अंदर प्रॉपर क्या होता था, फ्रोजन, मतलब जो शिप्स आते थे, ऐसा नहीं कि उसको इंसान जो जानवर है उसको स्लॉटर करा और रख दिया उसके अंदर एक जगह, नहीं, प्रॉपर इसकी पैकेजिंग होती थी, प्रॉपर उसको फ्रोजन शिप्स होते थे। जब हमने जैसे पढ़ा रेफ्रिजरेटर शिप, तो फ्रोजन मीट ट्रांसपोर्ट होता है, आज भी फ्रोजन मीट ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब फ्रोजन मीट ट्रांसपोर्ट होने लगा तो उससे फायदा क्या हुआ कि कॉस्ट भी कम हो गई और इतनी ज्यादा जो हम लोग प्रॉब्लम समझ रहे थे कि भाई जो एनिमल का वेट कम हो जाएगा या फिर उसको कोई बीमारी लग जाएगी, तो और भी जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखा कि वहां पे जानवर ही मर गए, तो अब तो जानवर ही के डायरेक्ट मीट आ रहा है, तो अब तुमको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। और इसके कारण क्या हुआ, जो पुअर यूरोपियंस थे उन लोगों को भी क्या मिलने लगा, अब एक प्रॉपर डाइट मिलने लग गई इन टर्म्स ऑफ मीट। देखो ये कुछ इस तरीके से प्रॉपर डायरेक्टली स्लॉटर होकर पूरे जो भी जिस क्लाइमेटिक कंडीशंस के, मतलब जिस तरीके से उनको कंडीशन चाहिए वो उस जो टेम्परेचर वाला फ्रिज रहता है उसके अंदर वहां पर रहता है और उस हिसाब से क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये एक बेनिफिट मिला। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक इज लेट 19th सेंचुरी और कॉलोनियलिज्म। अब समझना, एक पार्ट हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड हम लोगों को कैसे मदद कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन हमारी ट्रेड में कैसे मदद कर रहा था और हम लोग शिप के थ्रू जा रहे थे तो हमको क्या क्या बेनिफिट्स जो थे, हमारी पहले प्रॉब्लम्स क्या थी और उसको कैसे सॉल्व करके हमने उसको बेनिफिट में कन्वर्ट करा। अब अगला टॉपिक आ रहा है लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड के अंदर, अभी तक हम लोग 18th सेंचुरी से 19 चल रहे थे, 1940 तक। तो अब पार्ट क्या हो कि एंड में क्या देखने को मिला, एंड में देखने को ये मिला कि अब ट्रेड जो थी ना फ्लरिश होने लगी, ट्रेड फ्लरिश हुई, जैसे हम लोगों ने इतने सारे बेनिफिट्स देखे। तो जब ट्रेड फ्लरिश हुई तो इसके क्या देखने को मिला कि अब इकोनॉमिकली कंट्रीज स्ट्रांग हो रही थी। अब जब कंट्रीज इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रही थी तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कोशिश करी कि भाई हम कैसे भी करके अब दूसरी कंट्रीज को डोमिनेट करना स्टार्ट करें, वहां पर हमारी कॉलोनी बनाना स्टार्ट करें। जैसे हम लोग बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में भी किसके लिए आई थी, उन्होंने ट्रेड करने के लिए आई थी। और धीरे धीरे वो जब ट्रेड से इकोनॉमिकली साउंड हो गई तो उन्होंने कहा कि अब नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्री को डोमिनेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और पैसा बनाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, अपना अपना मार्केट को एक्सपैंड करा और दूसरे पार्ट्स के अंदर वर्ल्ड के ट्रेवल करने लगे। अब ना उन्होंने क्या करा, सबसे पहले ये चीज बहुत अच्छी, चलो आपने ट्रेड करा, ट्रेड से आप दूसरे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जा रहे हो, बहुत अच्छी चीज कर रहे हो, लेकिन ये जैसे अच्छी चीज हो गई उसका एक ड्रॉबैक भी, मतलब वहां के जितने भी लोग हैं उनकी फ्रीडम और उनकी लाइवलीहुड पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। जैसे हम लोग भी 200 साल तक क्या कर, गुलामी बना के रखा, हमारी आजादी भी छीनी और हमारी पूरी इकोनॉमी को क्या कर रहे, डिस्ट्रॉय करके चले गए। इसी तरह से जिन जिन कंट्रीज में रूल करा वहां पर भी क्या हुआ, एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। अगर बात करते हैं अफ्रीका की, अफ्रीका के अंदर तुम एक बार देखो कि अफ्रीका के अंदर ना, ये यहां से अगर तुम लाइन देखते हो तो प्रॉपर कैसे ऐसा लगता है कि प्रॉपर बैठ के काटी गई है। देखो ये प्रॉपर एकदम इवनली डिवाइड किया गया है ना। तो ये एक्चुअल में ऐसा हुआ है, उन्होंने बताया कि इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन। ये क्या हुआ, बर्लिन में मिले और बर्लिन में ये डिसाइड करा कि भाई ये जितनी जितनी कंट्रीज हैं, फ्रांस हो गई, ब्रिटेन हो गई, यूएस हो गई, तो अलग अलग कंट्रीज ने देखा कि भाई हमको क्या करना है, अब कैसे भी करके इस कंट्री को प्रॉपरली डिवाइड कर ले ताकि हम लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट्स नहीं, मतलब यूएस इन द सेंस कि उस टाइम पे भी अलग अलग अपनी अपनी कंट्री, स्पेन हो गई, ये सब कंट्रीज क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, कोशिश करी कि भाई हम कैसे भी करके दूसरी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाते चले, ठीक है। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड अ वास्ट एडिशन इन देयर ओवरसीज टेरिटरीज। 19th सेंचुरी के आते आते उन्होंने एंड में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी जो टेरिटरी थी, ओवरसीज जहां उनकी कॉलोनी थी, उसको बहुत एक्सपैंड किया, ठीक है, वहां पर अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट करा। बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम दी न्यू कॉलोनियल पावर्स, ये नई कॉलोनियल पावर्स बनी। इवन यूएस भी क्या हुआ, कॉलोनियल पावर के तौर पे एक बार साबित हुआ। और इन्होंने क्या करा, जो भी स्पेन के पास, उन्होंने बताया कि जो कॉलोनीज थी वो 1890s तक ले ली और एक बड़ी सुपर पावर बनते हुए देखने को मिली। तो ये पार्ट आया 19th सेंचुरी के एंड होते होते।